जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी की इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है। टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और जब भी आपको एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उन मुद्दों को जो हाल ही में चर्चा में रहे और जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे मुद्दों में दोस्तों सबसे पहला मुद्दा है सिक्किम का स्थापना दिवस, जो 16 मई को पूरे सिक्किम में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी सिक्किम वासियों को इसकी बधाई दी है, उसकी शुभकामनाएं दी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया, कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया और भारत में मिलाने से पहले सिक्किम की व्यवस्था किस प्रकार की थी, वहां पर किसका शासन था। इन सब चीजों पर तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ साथ देखेंगे सिक्किम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी की। आईसीसी जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट के क्षेत्र में, और ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसने हाल ही में क्रिकेट खेल से संबंधित नियमों में या परिस्थितियों में बदलाव की घोषणा की है। तो देखेंगे कि वो कौन से नियमों में बदलाव किए गए हैं और फिर हम लोग बात करेंगे आईसीसी के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी और ये किस प्रकार की संस्था है। क्लियर। आईसीसी की बात अगर करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था की बात करते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट प्रेमी देश की भी बात करनी पड़ेगी और वो देश है भारत। भारत में क्रिकेट के लिए बीसीसीआई संस्था है जो कहीं ना कहीं भारत में क्रिकेट के नियम और नियंत्रण का काम करती है। क्लियर। तो बीसीसीआई पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने हाल ही में क्या घोषणा की है कि जो राजनयिक यहाँ आते हैं उनकी अतिरिक्त सुरक्षा अनुरक्षण जो प्रदान करता है वो बंद करेंगे। कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके राजनयिक जब जाते हैं बांग्लादेश यात्रा पर तो बांग्लादेश की सरकार उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। तो बांग्लादेश की सरकार ने इस सुरक्षा को बंद करने की घोषणा कर दी है। तो देखेंगे ये सुरक्षा अतिरिक्त क्यों दी जाती थी और इन्हें बंद क्यों किया गया। क्लियर। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बांग्लादेश की भी, क्योंकि यहां से भी प्रश्न में कुछ ना कुछ आ सकता है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की, जो झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में आयोजित की जा रही है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार की जो चैंपियनशिप होती है वो आयोजित करने वाली संस्था भारत में कौन सी है एथलेटिक्स में। वो संस्था है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएफआई। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये कब बनी और क्या काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में विकसित स्वदेशी डेंगू वैक्सीन परीक्षण की, क्योंकि कुछ भारतीय कंपनियों ने डेंगू की वैक्सीन बनाई है जिसको तीसरे स्टेज पर परीक्षण के लिए अनुमति मांगने के लिए इन्होंने अभी अनुमोदन किया है या प्रतिवेदन दिया है। अब प्रतिवेदन किसको दिया है? वो दिया है आईसीएमआर को, जिसे हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तौर पर जानते हैं। तो ये क्या है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। डेंगू किस प्रकार की बीमारी है, कैसे होती है, इसका संचरण कैसे होता है, इसका प्रसार कितने देशों में है, क्या स्थिति है उसकी, साथ ही साथ डेंगू के लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अंत में मेरी लाइफ ऐप के बारे में, जो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण दिवस को टारगेट करके एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे, एक एक करके हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये होगा कि आने वाली परीक्षाओं में अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो छूटे ना। मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट इनको हम लोग कवर कर लें। आप लोगों से आशा करता हूं कि कॉपी में लेकर बैठें ताकि जो जो बताया जाए उसको नोट कर लें। क्लियर। चलिए, पहला टॉपिक है आपका सिक्किम स्थापना दिवस। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम सिक्किम की लोकेशन देखें तो भारत के नक्शे पे यहां पर आपको सिक्किम देखने को मिलता है, और अगर इसे जूम कर दूं तो जूम करने के बाद आपको सिक्किम ये मिलेगा, जिसमें पश्चिमी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम और उत्तरी सिक्किम मौजूद है। सिक्किम के चारों तरफ हम देखें बाउंड्री की, तो उत्तर में चाइना, इधर चले जाइए तो तिब्बत क्षेत्र आता है जो एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। नेपाल की बात करेंगे पश्चिम में, दक्षिण में अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, और पूर्व में अगर देखेंगे तो भूटान है। इस प्रकार से 3 देशों से इसकी सीमा जो है ऊपर से लगी है, उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व में। दक्षिण में ये भारत के पश्चिम बंगाल को टच करता है। क्लियर। अब ये जो सिक्किम है इसको 16 मई 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से, संविधान में
36वां संशोधन किया गया। इसके माध्यम से 22वें राज्य के तौर पर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। क्लियर। अब यहां पर देखिए कि ये पहली दफा नहीं था कि इसके लिए प्रयास किया गया, इसके लिए 1974 में 35वां संशोधन भी दिखाई पड़ता है। ये 35वां संविधान संशोधन जो है ना दोस्तों, ये आप लेकर आए थे 1974 में, और इसके माध्यम से शहर राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले 1974 में शहर राज्य बनाया, उसके बाद 75 में पूर्ण राज्य बना दिया। 35वां और 36वां संविधान संशोधन आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। ठीक है। अब बात करें इसके पहले की व्यवस्था की, तो 17वीं शताब्दी का दौर याद रखना है। इस समय यहां पर नामग्याल वंश जो था उसने इसकी स्थापना की थी। नामग्याल वंश ने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद आ जाता है चोग्याल। अब ये चोग्याल राजवंश आता है जो लगभग 333 वर्ष के आसपास यहां पर शासन करता है, बहुत लंबे समय तक शासन रहा। भारत की आजादी हुई, आजादी के पहले जब ब्रिटिश शासन था उस समय भी सिक्किम के साथ डिस्टर्बेंस हुआ। चाइना ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अभी वो इस क्षेत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता ही रहता है, क्योंकि सिक्किम की सामरिक और भौगोलिक स्थिति ऐसी है। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ देखें तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है सिक्किम। अभी हम चर्चा करेंगे। तो चोग्याल राजवंश का शासन हुआ। बात है आजादी के बाद की। चोग्याल राजवंश के राजा ने गड़बड़ करना शुरू कर दी। सिक्किम की जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा कि हमें एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। निर्णय किया भारत के साथ जाने के लिए। 1973 में यहां के लोगों ने, जनता ने कर दिया विद्रोह, और 1974 में व्यवस्था हुई शहर राज्य की। अब ये जो चोग्याल राजा हुआ करता था यहाँ पे चोग्याल, वो नाम मात्र का राजा रह गया, पूरा काम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ नाम मात्र का राजा रह गया। और अंततः 1975 तक जब आप आते हैं तो कराया जाता है जनमत संग्रह, और इस जनमत संग्रह में लगभग इतने वोट के साथ जनता ने सिक्किम को भारत में मिलाने का निर्णय कर लिया। लगभग 59,500 वोट भारत में मिलाने के पक्ष में पड़े, और लगभग 1400 के आसपास वोट जो थे वो विपक्ष में पड़े थे। इतने भारी जनमत संग्रह से, इतने भारी बहुमत के साथ जनता ने सिक्किम को भारत का अंग बनाने की व्यवस्था पर मोहर लगाई, और फिर हमने संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भारत के 22वें राज्य के तौर पर इसको स्थापित कर दिया। अब ये तो रही सिक्किम के भारत में मिलने की व्यवस्था। ठीक है। उसके पहले की व्यवस्था क्या है देखेंगे, सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं, जरा इसको ऐसा देख लेते हैं। घिचड़ पिछड़ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले आते हैं। सिक्किम की व्यवस्था में देखें सबसे पहले यहाँ के सदन का, विधानमंडल का। तो विधानमंडल जो है ना वो एक सदनी है, केवल विधानसभा होती है। विधानसभा में कितनी सीट है, 32 सीट है। ये हम लोग राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं। फिर बात करें अगर लोकसभा सीट में, लोकसभा की यहाँ से 1 सीट है। अगर बात करें राज्यसभा सीट की तो मात्र 1 सीट है। बात करें अगर हम यहाँ पर नेता की, किस पार्टी की सरकार है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है वो 32 है। 32 तो मैंने बता दिया, सॉरी। यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सीएम की, तो सीएम कौन है यहाँ पर, प्रेम सिंह तमांग जी। क्लियर। अब ये यहाँ के सीएम है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल है गंगा प्रसाद जी। तो ये यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बात करें यहाँ की हाई कोर्ट की, तो सिक्किम की हाई कोर्ट लगती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर राजधानी की, तो ये पूर्वी सिक्किम में गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी के तौर पर स्थित है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखें दोस्तों, तो याद रखना है 80% जो है ना वो यहाँ पर नेपाली आधार के लोग मिलते हैं। इसके अलावा कुछ तिब्बती मूल के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर। यहाँ पर कुछ तिब्बती मूल के लोग भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो जनसंख्या है उसमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बोला जाता है लेप्चा। और यहाँ पर जो तिब्बती मूल के लोग हैं ना, ये तिब्बती मूल के जो लोग होते हैं, तिब्बती मूल के लोगों को बोला जाता है भूटिया। तो भूटिया तिब्बती मूल के लोगों को कहा जाता है, याद रखना। और लेप्चा सिक्किम के मूल निवासियों के लिए शब्द यूज किया जाता है। अगर यहाँ की जनसंख्या में हम बात कर लें दोस्तों, तो लगभग 82.5% के आसपास यहाँ पर साक्षरता देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पर धर्म की बात कर लें तो सिक्किम मूलतः बौद्ध धर्म की भूमि के तौर पर जाना जाता है। और बौद्ध धर्म की भूमि के तौर पर यहाँ पर कई सारे मठ भी हैं, जिन पर सबसे इंपॉर्टेंट मठ जो दिखता है वो ताशीदिंग मठ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मठ के तौर पर दिखता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भूमचू
भूमचू महोत्सव है, ये त्योहार यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है सिक्किम में, ये भी याद रख लीजिएगा। खाने की अगर हम बात करें तो खमीरीकरण करके जो खाना बनता है, जैसे आप लोग जलेबी बनाते, खमण बनाते, तो कैसे चीज को रख देते हैं, उसमें अंदर खटास हो जाती है, उस प्रकार का खाना जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा सा बोलते पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु भी ठंडी है ना, इस वजह से। तो ये तो यहाँ की सिक्किम की व्यवस्था हुई। अगर सिक्किम में जाएंगे तो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा जो है वो चोटी है, और ये जो चोटी है लगभग 8,586 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब ये जो चोटी है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के तौर पर जानी जाती है, क्लियर। और इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो हमेशा कहता हूं कि वो ऊंची चोटी आप किसको माने, K2 को। K2 बोले तो गॉडविन ऑस्टिन, जो कहां पर है, जो काराकोरम में है, यहां ये K2 है और काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 8,611 मीटर के आसपास, क्लियर। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के तौर पर जानी जाती है। माउंट एवरेस्ट सबसे छोटी, उसके बाद इसका नाम आता है K2। लेकिन ये कहां पर है, ये POK में है, इसलिए थोड़ा सा कुछ किताबें और कुछ चीजें इसको नहीं मानती, लेकिन चूंकि POK भी तो हमारा ही है, इसलिए K2 को हम मानते हैं कि ये सबसे ऊंची चोटी के तौर पर है। जहां पर कंचनजंगा की चोटी है ना, यहीं पर है कंचनजंगा नेशनल पार्क KNP, जो बना था 1977 में। लगभग 850 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, और 2016 में इसे मिश्रित धरोहर स्थल के तौर पर माना है। भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल के तौर पर शामिल हुआ यूनेस्को की सूची में 2016 में, याद रखिएगा। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित संरक्षण क्षेत्रों में माना जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे जो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया। ये सब फैक्ट्स नोट करते जाइएगा। हम लोग बार बार जब करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं तो ये बार बार फैक्ट दोहराए जाते हैं, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता है, और हर बार कुछ नए फैक्ट इसमें जुड़ते चले जाते हैं ना। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा बताता हूं कि सिक्किम में आपको तिस्ता नदी दिखती है, क्लियर। तिस्ता नदी फ्लो करती है। तिस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, दक्षिण की तरफ प्रवाह करती है और बांग्लादेश में जाती है। कहां जाती है, बांग्लादेश। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में काय का मुद्दा बना हुआ है, विवाद का मुद्दा बना है, नदी का, क्लियर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी विवाद का मुद्दा बना हुआ, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले जो डिस्कशन किया है किसमें, बांग्लादेश की चीजों को लेकर डिस्कशन नहीं किया। हमने जब इस लेक्चर में शुरुआत की है यहां, तो हम लोगों ने जब ये देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक आपका कौन सा है, अगला टॉपिक है आपका आईसीसी ने खेल की परिस्थितियों में बदलाव लागू किया है। तो जब हम देखते हैं आईसीसी ने खेल की परिस्थितियों में बदलाव लागू किया है, तो वो क्या बदलाव है उसको भी देखते हैं। तो पहला बदलाव क्या किया है, ऑन फील्ड अधिकारियों द्वारा सॉफ्ट सिग्नल खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कैच लिया है कि नहीं इसका निर्णय नहीं हो पाता है ना। अगर किसी खिलाड़ी ने कैच लिया है, वो कैच जमीन से 2-3 इंच के ऊपर पर लिया है, तो उसकी जांच करनी पड़ती है बिल्कुल जूम करके थर्ड एम्पायर के द्वारा कि वो कैच सही से लिया गया कि नहीं लिया गया। अब ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले एम्पायर क्या करता है, अपना सॉफ्ट सिग्नल देता, या तो वो आउट देता या नॉट आउट देता। अब इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म कर दिया गया है कि सॉफ्ट सिग्नल के बिना ही आप थर्ड एम्पायर में जाइए, वहां से चेक करवा लीजिएगा कि आउट होगा कि नहीं होगा, वो ठीक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर बड़े सारे विद्वान थे ना क्रिकेट के, वो बार बार विवाद का मुद्दा बना रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं नियम बदला गया है, सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया गया। अब देखिए हेलमेट की व्यवस्था, हेलमेट की व्यवस्था बोली गई उच्च जोखिम वाले पोजीशन में अनिवार्य होगा। याद रखिए, उच्च जोखिम वाले पोजीशन में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च जोखिम वाली पोजीशन क्या होती है क्रिकेट में, आप बैट्समैन हैं, तेज गेंदबाज को आपका सामना कर रहे हैं। अगर तेज गेंदबाज का सामना कर रहे हैं तो आप हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनेंगे। अगर आप विकेट कीपर हैं, और विकेट कीपर हैं इस वजह से आप कहां पर हैं, आप बिल्कुल नजदीक में खड़े हैं स्टंप के, तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर आप फील्डर हैं, और आप फील्डर हैं और विकेट के पास में खड़े हैं आप लोग, बिल्कुल जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है उसके जस्ट पास में खड़े हैं आप, तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये उच्च जोखिम वाली पोजीशन होती है क्रिकेट में, तो ऐसे में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया, ये भी याद रखेंगे। फिर क्या है, फ्री हिट के नियम में परिवर्तन। अभी तक आप लोग फ्री हिट देखते हैं कि फ्री हिट जब भी किसी को मिलती है, नो बॉल फेंका तो फ्री हिट घोषित कर दिया। जब फ्री हिट होती है तो ऐसी कंडीशन में
जो खिलाड़ी होगा वो कैच आउट भी नहीं माना जाएगा और वो खिलाड़ी स्टंप बोल्ड भी नहीं माना जाएगा। आउट कौन सा होगा? रन आउट माना जाता है खिलाड़ी को। क्लियर? तो रन आउट को अगर हम छोड़ दें, अगर बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन खेल रहा है, बॉल फेंकने के बाद स्टंप पे लगती है, तो पहले क्या होता था, खिलाड़ी रन दौड़ जाते थे, उस रन को मान्य माना जाता था। लेकिन अब बोल दिया गया है कि फ्री हिट अगर है, बॉलर ने बॉल फेंकी और बॉल स्टंप पे लगी, स्टंप को छूती है, उसके बाद बॉल दूर जाती है और खिलाड़ी रन दौड़ लेते हैं, तो वो रन मान्य नहीं होगा। तो ये फ्री हिट में एक साधारण सा बदलाव किया, याद रखिएगा। तो ये तो हाल ही में आईसीसी ने जो क्रिकेट में नियमों में बदलाव किया वो थे। अब हम बात करते हैं किसकी? आईसीसी के बारे में। आईसीसी जो है इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका गठन किया गया था 1909 को। कब किया गया था? याद रखेंगे, 1909 को। 1909 को गठन किया गया, मुख्यालय बनाया गया किसको? लंदन को। लेकिन ये वो समय था जब साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने मिलकर इसका गठन किया। इसको नाम दिया था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। क्या नाम दिया? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। इस नाम को बदला गया कब? 1965 में पहली बार। 1965 में इसको पहली बार बदला गया और इसका नाम क्या कर दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय कर दिया इंपीरियल की जगह पर। कब? 1965 में। फिर दूसरा परिवर्तन किया गया 1989 में। 1989 में नाम फिर से बदला गया और नाम क्या कर दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम किया गया। तो अगर ये पूछा जाता है तो ये आप लोगों को याद रखना है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में। 2004 में विचार किया गया कि ये मुख्यालय को परिवर्तन करना चाहिए और 2005 में दुबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुख्यालय कहां है वर्तमान में? दुबई में। कितने सदस्य हैं? तो 104 सदस्य हैं। कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो 12 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, आईसीसी में विश्व में क्रिकेट के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था होती है आईसीसी। क्रिकेट के संदर्भ में नियम बनाना हो, नियम में बदलाव करना हो, कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई प्रतिस्पर्धा शुरू करना हो, तो उसका निर्णय कौन लेता है? सर्वसम्मति से आईसीसी के द्वारा ही लिया जाता है। याद रखेंगे। अब ये तो बात हो गई वैश्विक स्तर की संस्था की। अब बात करते हैं भारत की। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट फैन अगर मौजूद है दोस्तों तो भारत में है, और होंगे भी क्यों नहीं। यहाँ पर आपको रोहित शर्मा मिलता है, यहाँ पर आपको विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको मिलता है थाला, MSD, महेंद्र सिंह धोनी। भाई आज बंदा क्रिकेट का जो महोत्सव सा चल रहा है भारत में, IPL, उसके किसी भी स्टेडियम में चला जाए तो पीली पीली और पीली जर्सी और सिवाय धोनी के नाम कोई गूंजता ही नहीं है। ये धोनी है। धोनी क्रिकेटर सिर्फ नहीं है, धोनी भारत में जो लोग हैं उनके दिलों पर राज करने वाला खिलाड़ी है। याद रखना है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ क्रिकेट के माध्यम से धोनी को नहीं चाहते, व्यक्तित्व के आधार पर आपका जो निजी प्रेम है धोनी से वो बहुत बड़ा है। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट का महोत्सव भारत में चल रहा है, और ये महोत्सव आयोजित कौन करवाता है? IPL। वो करवाता है कौन? BCCI। ठीक है, BCCI मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। ये याद रखेंगे। क्लियर? अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होता है। कब बना? 1928 में, अंग्रेजी काल में बनाई गई व्यवस्था थी ये। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। क्लियर? और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी। भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। ये याद रखेंगे। और इसके जो सचिव हैं वो जय शाह है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। याद रखिएगा। ये किसकी बात हुई? BCCI की। भारतीय स्तर पर जो भी नियम होंगे, खिलाड़ियों का चयन, जो भी कुछ होता है, सारा काम कौन करता है क्रिकेट के लिए? BCCI करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड है, और इस क्रिकेट बोर्ड का विरोध करना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी होना है और वर्ल्ड कप होना है, और 50-50 वर्ल्ड कप भारत में होना है। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जो होना है, एशिया कप, वो पाकिस्तान में होने की बात चल रही थी। भारत ने 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, कहीं और करोगे तो भी भारत मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी विरोध कर दें थोड़ा सा। अब तुम कैसे विरोध करोगे भाई? तुम विरोध करने लायक ही नहीं हो। तुम एक फकिट्टे बोर्ड हो। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक फकिट्टा बोर्ड है। भीख मांग मांग के अपना क्रिकेट चलाना पड़ रहा भाई साहब। तो ऐसी कंडीशन में तुम भारत के इतने शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड का क्या सामना कर पाओगे? BCCI ने बोला भारत में ही मैच होंगे वर्ल्ड कप के। पाकिस्तान बोलता नहीं आएंगे खेलने, मत आना। क्या दिक्कत है? लेकिन भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल स्टैंड क्लियर है भारत का। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान ने कहा कि भारत बोलता है कि हम भारत से द्विपक्षीय सीरीज करवाना चाहते हैं। फिर भारत ने कह दिया कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं आयोजित होगी, कभी मैच नहीं खेलेंगे। तो ये
कहीं ना कहीं बीसीसीआई का स्ट्रांगनेस है। हम सबसे शक्तिशाली बोर्ड हैं दुनिया के क्रिकेट के, याद रखना, और सबसे बड़े फैन भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश ने राजनयिकों को अतिरिक्त सुरक्षा अनुरक्षण प्रदान करने से मना कर दिया है। क्यों मना करा है वो देखें पहले तो। देश की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था अच्छी है। बांग्लादेश का कहना है कि चूंकि देश की कानून व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था अच्छी है, तो हमें नहीं लगता कि अब राजनयिकों को ये विशेष अतिरिक्त सुरक्षा देने की जरूरत है, और ये हमें अब भेदभावपूर्ण और अनावश्यक लगता है ऐसी परिस्थितियों में। भाई तुमने क्या परिवर्तन कर दिया अपने देश में वो पता नहीं। अभी तक तो हम बम फूटते और इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हारे देश में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमको लगता है कि तुम्हारी कानून व्यवस्था अच्छी है, तो ठीक है भाई, तुम्हारा सेल्फ निर्णय है, निर्णय करते रहिए। लेकिन किसको मिलती थी ये सुविधाएं? तो 4 देश का नाम आता है। 4 देश में नाम है कौन है? एक सऊदी अरब, एक नाम आता है इंग्लैंड यूके, एक आता है यूएसए अमेरिका, और एक आता है भारत। ये 4 देशों के राजनयिक जब भी बांग्लादेश दौरे पर जाते थे तो इनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ये वहां पर नियम किया गया था, ये याद रखिएगा। अब इनको नहीं मिलेगी भाई स्पेशल सुरक्षा, कौन जाना चाहता है? जब जाएंगे जब देखेंगे। खैर, यहां पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये सुरक्षा किसके तहत दी जाती है? तो ये व्यवस्था की गई थी वियना अभिसमय के द्वारा। ये वियना अभिसमय मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये वियना अभिसमय जो था वो 1961 में हुआ था, 1964 में लागू हुआ था। और इस वियना अभिसमय की अनुच्छेद नंबर 29 की बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अगर कोई भी मेजबान देश है, वहां पर कोई राजनयिक जाता है किसी भी कारण से, तो उस राजनयिक को सुरक्षा प्रदान करना होगा, उसके सम्मान की रक्षा करना होगा, उसकी गौरव की रक्षा करना होगा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी खनन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए और ये दायित्व होगा मेजबान देश का। तो कहीं ना कहीं इसी के तहत बांग्लादेश ने ये व्यवस्था दी थी और अब उसको हटा लिया गया है। तो ये किससे संबंधित है? वियना संबंध से है। और वियना क्या है? वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और यहाँ पर जो अभिसमय हुआ था उसको वियना अभिसमय के नाम से जानते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हो रही है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहां है बिरसा मुंडा स्टेडियम? रांची, झारखंड में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां है? कहां है? रांची में। रांची क्या? झारखंड की राजधानी, याद रखिएगा। झारखंड क्या? तो याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को बनता है, तो ये याद रखिएगा। झारखंड किससे अलग किया गया? बिहार से। यहां पर क्या आयोजित किया जा रहा है? क्या आयोजित किया जा रहा है? तो नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन सी? 2023 का। कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कब से? 15 मई 2023 से हो रहा है। अब ये आयोजित कौन करवाता है ये भी समझना जरूरी है। कौन आयोजित करवाता है? तो याद रखेंगे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसको कहते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। AFI कब स्थापित किया गया था? तो 1946 में। मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में है। काम क्या करता है भाई? एथलेटिक्स के लिए AFI बनाया ना, क्या काम करता है? काम करता है देश में जो भी वैश्विक स्तर की चैंपियनशिप होती हैं, उसमें विश्व चैंपियनशिप हो, ओलंपिक गेम हो, या किसी भी प्रकार का हम गेम्स में जाएं वैश्विक स्तर पे, उस पे जो टीम का सिलेक्शन करता है वो कौन करता है? AFI करता है। क्लियर? ये जो खेल आयोजित किए जा रहे हैं ना रांची झारखंड में, इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिता को शामिल करना है? जंप को, थ्रो शॉट पुट को, है ना, डिस्क थ्रो को, भाला फेंक और स्प्रिंटिंग इवेंट्स, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 26वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? तो झारखंड, है ना, रांची बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का परीक्षण। भाई डेंगू आए बहुत साल हो, है ना, इतने सालों में डेंगू के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। जब डेंगू नया नया आया था तो एक महामारी जैसा लगता था, प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, लोग ब्लड ढूंढते रह जाते थे। अब किसी का ब्लड ग्रुप अगर रेयर होता था, बी नेगेटिव जैसा, तो उसको तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी और कई सारे लोगों ने इस वजह से प्राण भी त्याग दिए थे। तो ये जो बीमारी आई थी, इसका अभी तक भारत में कोई व्यवस्थित टीका नहीं बना है। अभी तक जो उपचार आप कर रहे हैं ना, वो व्यवस्थागत आधार पर करते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं कि क्या सिस्टम है। तो ये वैक्सीन जो बनाई वो किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ने, पैनासिया बायोटेक ने, ये दोनों ने मिलकर, ये दोनों जो कंपनी इन्होंने मिलकर ये कौन सी वैक्सीन? ट्रेटावेलेंट डेंगू, ये वैक्सीन का नाम है ट्रेटावेलेंट। ट्रेटावेलेंट वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने और पैनासिया इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है।
और निश्चित तौर पर इसको भारत में डेंगू के खिलाफ पहला टीका विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। अगर इस टीके का अंतिम चरण भी सक्सेसफुल हो जाता तो भारत में कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा और डेंगू के कारण जो लोगों की जेब पर, उनके आर्थिक स्थिति पर जो खर्च का दबाव पड़ता है वो भी खत्म हो जाएगा। जब डेंगू का इलाज करने जाते तो एकदम से खत्म नहीं होता, कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ता और जेब खाली होती चली जाए। हॉस्पिटल वाले कसर नहीं छोड़ते आपकी जेब खाली करने में। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर वैक्सीन बनती है और सक्सेसफुल काम हो जाता है परीक्षण में, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपका पैसा बहुत बचने वाला है। क्लियर? कौन सी वैक्सीन बन रही है? टेट्रावैलेंट, नाम याद रख लीजिएगा। कौन सी? टेट्रावैलेंट वैक्सीन बन रही है। महत्वपूर्ण कदम है डेंगू के खिलाफ भारत का। क्लियर? चलिए, कौन सा चरण चल रहा है? 3 चरण। अगर हमारे देश में कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसके कितने परीक्षण, कितने चरण होते? 3 चरण में उसका ट्रायल किया जाता है, तब जाकर उसको फाइनल अनुमति मिलती है। और ये चरणों में क्या देखते हैं? इसका प्रभाव क्या होगा, सुरक्षा क्या होगी, प्रतिरक्षण क्षमता क्या होगी, इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए इसके चरण होंगे। तो ये जो टेट्रावैलेंट है इसको भी तीसरे चरण के लिए कहीं ना कहीं अनुमोदन किया गया है। इसकी अनुमति मांगने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है और किसके पास? ICMR के पास। जैसे ही ये सब चीज हो जाती है इसका तीसरा ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। उसके सक्सेस होते ही कहीं ना कहीं मार्केट में वैक्सीन की अनुमति मिल जानी है। बात करें किसकी? डेंगू की। तो डेंगू जो है वो डेंगू वायरस के कारण होता है। ये क्या है? जीनस फ्लेवी वायरस होता है। ठीक है, ये डेंगू कारण एक मच्छर जनित बीमारी है और इसमें इसका प्रसार जो होता है वो जीनस एडिस मच्छर की प्रजाति के द्वारा होता है। मुख्य तौर पर इसके एंडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। तो मच्छर जनित रोग के तौर पर आप डेंगू को देखते हैं, याद रखना है। अब यहां पर देखिए इसका संचरण कैसा होता है। इसका संचरण की अगर बात करें तो आर्द्र हो, तापमान की स्थिति देखी जाती है, वर्षा का मौसम देखा जाता है, ऐसे वातावरण में इसका संचरण बहुत तेज होता है। क्योंकि डेंगू जो है वो किस प्रकार की बीमारी है? एक उष्णकटिबंधीय रोग है डेंगू, ये याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़ी तेजी से फैलता है और मच्छर के द्वारा इसका प्रचार होता है। जीनस फ्लेवी वायरस है, डेंगू वायरस को कहते हैं। लक्षण देखें तो लक्षण क्या होगा? जिसको भी डेंगू हुआ होगा या होता है उसको तेज सिर दर्द होता है, सिर दर्द बहुत तेज होगा, बुखार तेज होगा। ठीक है, डेंगू की एक निशानी है जोड़ों में दर्द होगा, यहां पर आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं डेंगू के लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार लक्षण दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इसका पता किससे चलता है? निदान होता है इसका। आपको रक्त खून की जांच करानी चाहिए। रक्त परीक्षण के बाद इसका इलाज जो होता है वो व्यवस्थित तौर पर होता है। उपचार के लिए कोई एक व्यवस्थित टीका नहीं है भारत में, लेकिन हाँ उपचार के लिए व्यवस्थाएं हैं पुरानी, जिनके आधार पर आप इसका उपचार करते हो। जनरली मलेरिया और इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर इसमें भी यूज करते हैं। अगर स्थिति की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 39 करोड़ केस आते हैं प्रतिवर्ष, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लक्षण ही दिखाई नहीं पड़ते। और भारत की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो भारत में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख केसेस आते हैं हर साल डेंगू के। अब सोचिए कि लोगों की जेब पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा, और हॉस्पिटल वाला लूटने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता जब ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर डेंगू के केसेस हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब किसकी व्यवस्था थी? डेंगू की। ठीक है, अब डेंगू की अगर स्थिति में हम एक और चीज देखें तो हम लोग इसके WTO के अनुसार स्थिति को भी जरा देखते हैं कि WTO के हिसाब से डेंगू की क्या स्थिति है। WTO ने ये तो बता दिया आंकड़ा कि 39 करोड़ के आसपास लोग हर साल विश्व में से होते हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। लेकिन यह देखिए WTO कहता है कि 10 बड़ी जो बीमारी है विश्व में, या 10 बड़े संकट हम बोल दें किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए वैश्विक स्तर पर। उन 10 बड़े संकटों में एक संकट के तौर पर डेंगू को भी शामिल करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये बहुत बड़ी बात है। डेंगू को आम नहीं लेना चाहिए, इसलिए अपने घर के आसपास वो व्यवस्था करो कि मच्छर पनपे ना, काटेंगे तो डेंगू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है? जब भी किसी ड्रग को अनुमति चाहिए होती है, ट्रायल करना होता है, तो किसके पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है ना? ICMR के पास। कब बना था ये? 1911 में। 1911 में बना। तत्कालीन नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFS का नाम था। इस नाम को बदला गया कब? 1949 में। आजादी के बाद इस इंस्टीट्यूट का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदलकर कर दिया गया ICMR। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो इसके लिए वित्त पोषण का काम करता है, इसका काम क्या है ICMR का?
ड्रग ट्रायल संबंधी अनुमति हो, ये सब चीजों का निर्णय कौन लेता है? मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कौन जिम्मेदार संस्था है? तो वो ICMR ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से पहले जलवायु परिवर्तन हेतु जागरूकता के लिए, युवाओं को एकजुट करने के लिए लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मेरी लाइफ ऐप। और यहां पर लाइफ को इस प्रकार से देखना है, आपको याद रखिएगा, लाइफ जो लिखेंगे वो इसको इस प्रकार से देखना है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट इसको कहा जाता है। और इसके बारे में बात 1 नवंबर सन 2021 में ग्लासगो में COP26 की जो बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन पर, उस बैठक में सबसे पहले मोदी जी ने इस पर अपना विचार रखा था और भारत ने इसको सबसे पहले लागू करने के लिए काम भी किया, एक एप्लीकेशन के माध्यम से काम किया। अब अगर इस मेरी लाइफ ऐप और इस मुहिम को अगर आप सार में समझें, सारांश में, तो याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में युवाओं की विशेष तौर पर और सामाजिक सहभागिता के आधार पर इससे लड़ने के लिए, इस व्यवस्था से निपटने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वो है मेरी लाइफ ऐप। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें युवाओं को एकजुट किया जाएगा और अपने दिनचर्या के दैनिक कार्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। इसमें 5 अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को लोड करेंगे, इसको साइन अप करेंगे, तो इसमें 5 अलग अलग लक्ष्य दिखते हैं। तो 5 अलग अलग लक्ष्य को आपको पर्यावरण दिवस तक अलग अलग चरणों में पूरा करना है। गेम के भांति है, ये सिंपल है, गेम के भांति है। 5 लक्ष्यों में क्या है? ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, है ना। इसी में आपको बोला गया है कि भैया जो सतत खाद्य प्रणाली उसको अपनाइए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए। ऐसे करके 5 अलग अलग लक्ष्य हैं। इन लक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से उस एप्लीकेशन के माध्यम से 5 जून तक आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और इसके माध्यम से सामाजिक सहयोग को स्थापित किया जा रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षण हो, जलवायु परिवर्तन, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए और एक उचित व्यवस्था स्थापित की जा सके। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की है। किस चीज को लेकर? करंट अफेयर को लेकर, जहां से एग्जाम में निकट भविष्य में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने सब नोट भी किया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।